अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आज हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर कंप्लीट किया था। चैप्टर 8 पाकिस्तान मूवमेंट 1927 टिल 1939 और हमने किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो 1937 इलेक्शन इलेक्शन 1937। सर इसकी क्या थोड़ी सी समरी आप बताएंगे, इंट्रोडक्शन। भाई बात है कि शुरू में स्टोरी ये बताता हूँ कि नेहरू जी जो है वो बड़े अच्छा, ये हिंदूज बड़े अजीब किस्म की कौम है, बड़े जज्बाती किस्म है, पता नहीं कहाँ से सोचते हैं लोग, दिमाग से ऐसा लगता है सोचते ही नहीं है, ये बड़े जज्बाती किस्म के अग्रेसिव लोग हैं। नेहरू ने पहले कहा कि भाई हम 1937 इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करें, फिर बाद में ख्याल है कि नहीं यार, ये हमें तो पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि हम तो मेजोरिटी में। बाद में फिर उन्होंने अपने डिसीजन को चेंज किया और 37 इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, ठीक है ना। और फिर वो जीते, और जीते बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना। वैसे ही मेजोरिटी में थे। मुस्लिम्स मुस्लिम लीग क्यों हारी, ये चीज सीखने की, ये चीज नोट करने के जो हम मैं आपको इसमें लेक्चर में बताऊंगा। अब आप इसको इस पे फोकस करना है कि मुस्लिम लीग 1937 का इलेक्शन किस बात पे, किन रीजन पे हारी है, ठीक है। और जिन इलाकों में जीती है तो इतने कम सीट से क्यों जीती है, ये सारे रीजन हम पढ़ेंगे। 1937 इलेक्शन, यस, नीदर कांग्रेस नॉर द मुस्लिम लीग, उन्होंने तो अप्रूव किया ही नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ठीक है। लेकिन दोनों ने, उनको एडवांटेज नजर आ रहा था इन contesting provincial elections which are to be held in Jan and Feb 37, ठीक है। नेहरू ने शुरू में कहा कि भाई हम तो बॉयकॉट कर रहे हैं इलेक्शन को, क्या दिखाने के लिए, टू शो हिज पार्टीज डिसअप्रूवल ऑफ द एक्ट, कि भाई हम इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इलेक्शन में, ये हम प्रूफ दिखाना चाह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को हम नहीं मानते, इसलिए हम इलेक्शन को बॉयकॉट कर रहे हैं। Many other congressmen, उन्होंने कहा, however, believe that taking part in election campaign, उसमें फायदे ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा यार इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उसमें फायदे ज़्यादा हैं। तो नेहरू हिमसेल्फ जो है ना, वो उन्होंने कहा कि भाई बाय कंटेस्टिंग द इलेक्शन कांग्रेस कुड कैरी इट्स मैसेज। अजीब किस्म के आदमी होते हैं ये, मतलब बोलते कुछ हैं, सोचने बोलने से पहले सोचते नहीं क्या 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 रहे हैं। पहले बोल दिया बॉयकॉट करेंगे, फिर बाद में करें यार हमारा तो फायदा है इसमें, ठीक है ना। फिर बाद में उन्होंने डिसीजन चेंज करना पड़ गया, ठीक है ना। could carry its message to the millions of voters and scores of millions of the disenfranchised, to acquaint them with our future program and policy. Decision whether to actually take up office could be made later. ऑफिस यानी कि इलेक्शन जीतने के बाद हम हुकूमत में आए नहीं आए, ये बात की बात है, ठीक है। मुस्लिम लीग, उन्होंने भी देखा यार पोटेंशियल है कि हम भी अपना पैगाम पूरे इंडिया में यानी कि फैलाएं। जिन्ना साहब had been persuaded to return to active politics, उनको परसुएट किया गया कि भाई आप भी एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाए, यानी कि पॉलिटिक्स में आ जाए, ठीक है। 34 में वो वापस आए परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग की हैसियत से। क्यों 34, क्यों? वो याद करो आरटीसी 1932 वॉलंटरी एग्जाइल, जब वो उनको इनवाइट नहीं किया तो उन्होंने कहा मुझे इनवाइट नहीं किया, मैं क्या करूंगा यहाँ पे भाई। वो चले गए अपने लंदन, यानी वो सॉरी वो वॉलंटरी एग्जाइल वो छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो फिर मुस्लिम लीडर्स ने उनको बुलाया कि सर आप आइए, आप बिल्कुल आइए, कैंपेन करना है। और फिर वो जब आए तो वो फिर परमानेंट प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग के तौर पे आए थे। अब उन्होंने इट नाउ लेड डाउन टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन विच इट कैंपेन फॉर ऑफिस। देखो भाई हर पार्टी अपने अपने मिशन पे इलेक्शन लड़ती है। मुस्लिम लीग का जो मिशन था ना, कैंपेन था, वो किस बेस पे था? मुस्लिम लीग क्या कहती थी कि इंडिया जो है उस सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। इंडिया क्या होनी चाहिए? इंडिया की
सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, दे शुड बी ग्रेटर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड सेफ गार्ड, किसके लिए? माइनॉरिटी कम्युनिटीज। हम इलेक्शन लड़े इन दो बुनियाद पर, इंडिया जो है शुड हैव सेल्फ गवर्नमेंट, और दूसरी बात प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ज्यादा होनी चाहिए और माइनॉरिटी कम्युनिटीज की सेफ गार्ड होनी चाहिए। हम इस बुनियाद पे इलेक्शन लड़ेंगे। जिन्होंने बिलीव किया कि भाई इट वॉज पॉसिबल फॉर कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टू कोऑपरेट आफ्टर द इलेक्शन, उन्होंने ये सोचा कि भाई कांग्रेस जो ना मिलके चलेगी इलेक्शन के बाद। यहाँ पे कहानी कुछ और हो जाएगी फिर। यूनिटी एंड honorable settlement between Hindus and Muslims and the other minorities is the only pivot upon which national self-government can be maintained. ये जना साहब के बोल थे, और क्या भाई हम क्या कहते हैं नेशनल सेल्फ गवर्नमेंट जो ना मेंटेन हो सकता है अगर हम मिलके चले। अब यहाँ पे नेहरू जो है वो इंटरेस्टेड नहीं थे किसमें, रिलेशंस को इंप्रूव करें, और उन्होंने डिक्लेयर किया that there will be only two parties in India, एक ब्रिटिश की, दूसरी कांग्रेस। नेहरू साहब के तो काम ही यही होते, स्टेपिंग एट द बैक, ठीक है। और जाहिर सी बात है जिन्ना साहब तो फिर क्या हाल हुआ हो उनका, तो उनको तो गुस्सा आया। दिस एंगर जिन्ना साहब ने अपनी कमिटमेंट शो की क्या, टू द कॉज ऑफ मुस्लिम्स, लेकिन इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स है ना वो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट थे भाई। किसके लिए? मुस्लिम लीग के लिए। मुस्लिम लीग के लिए, जी हाँ। कांग्रेस ने जीत गए मेजॉरिटीज में 5 सूबों में, मेजॉरिटीज में जीते 5 सूबों में, और लार्जेस्ट सिंगल पार्टी थी वो 4 अदर्स प्रोविंसेस में, यानी कि 4 अदर पार्टीज में वो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी थी। और इट वाज इनवाइटेड टू फॉर्म मिनिस्ट्रीज इन यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, ओडिशा, मद्रास, बॉम्बे एंड लेटर असम एंड एनएबएफपी। आपको कि यार इतने सारे सूबों में इनकी जीत हो गई, ठीक है। इवन इन 3 रिमेनिंग प्रोविंसेस, कौन से? 3 जो प्रोविंसेस थे ना उसमें भी क्या हुआ, पंजाब, सिंध, बंगाल, जहां पे मुस्लिम्स की मेजॉरिटी थी, लीग डिड नॉट फेयरवेल। यार जहां पे मुस्लिम्स की मेजॉरिटी में लीग, वहां पे भी सही तरह से नहीं जीती। क्या जीती? उफ, क्या बताएं, 482 सीट्स में से 109 सीट्स जीते हैं वो। यानी कि जो मुसलमानों की रिजर्व सीट थी 482, उसमें से खाली 109 जीते। मतलब क्या पैथेटिक रिजल्ट था, आप अंदाजा लगा रहे हो। इतना बड़ा धचका था, सेटबैक था ये इनके लिए, जिन्ना साहब के लिए, मुस्लिम लीग के लिए। भाई ये क्या सीन हो गया भाई, मुस्लिम से मुस्लिम वोटर्स कोई नहीं, वो यानी कि रिप्रेजेंटेटिव को वोट नहीं दिया, वो जीते ही नहीं वहां पे। और जीते तो कितने, खाली 109, 482 में से 482 में से 109 जीते। इलेक्शन हैड नॉट बीन सक्सेस मुस्लिम लीग के लिए, ठीक है, बिल्कुल भी, बहुत ही कोई पैथेटिक थे। और लेकिन इसमें कुछ फायदे भी हैं। फायदे क्या थे सर? फायदे बताते हैं। Now this was an eye opener, आँख खुल गई थी। कैसे? It was the first major election, लीग पहला मेजर इलेक्शन था जो लीग ने कॉन्टेस्ट किया था, यानी कि लीग ने पार्टिसिपेट किया, एंड हेल्प्ड यूनिफाई द पार्टी आफ्टर द इंटरनल स्प्लिट ऑफ द अर्ली 1930s। भाई पार्टी के अंदर खुद तोड़, यानी कि डिसएग्रीमेंट से, आपस में इत्तेफाक ही नहीं है। कौन सा इत्तेफाक सर?
वही वाला इत्तेफाक, ना इत्तेफाकी डिसएग्रीमेंट। चौधरी अहमद अली कुछ कह रहे हैं, जिन्ना साहब कुछ कह रहे हैं, ये वाला ना इत्तेफाकी, मतलब ग्रजेस लेके। भाई पार्टी को तो जितवाओ। तो इंटरनल स्प्लिट हुआ था। पार्टी लर्न अ ग्रेट डील अबाउट हाउ टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। कम से कम ये तो सीख गए कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। हार गए लेकिन ये सीख गए कि जीत लड़ा कैसे जाता है, पार्टिसिपेट कैसे करना चाहिए। उन्होंने रियलाइज किया कि दैट इट हैड टू इम्प्रूव क्या, इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग। किस तरह से ऑर्गेनाइज करना और प्लानिंग कैसे करनी है, ये रियलाइज किया उन्होंने मुस्लिम लीग ने। लीग ने, अच्छा मुस्लिम लीग का शॉर्ट फॉर्म लीग भी कह सकते हैं आप। लीग ने अब क्या किया, उनको पता चला, अब उनको पता चल गया, नाउ न्यू दैट इट्स सपोर्ट जो है ना, ले मोर इन एरियाज वेयर मुस्लिम्स वर इन माइनॉरिटी। जहाँ पे मुस्लिम अकलियत में ना, माइनॉरिटी में, वहां पे ज्यादा यानी कि सपोर्ट मिलती है। सपोर्ट ले मोर इन एरियाज, वहां पे ज्यादा सपोर्ट है। क्यों? जाहिर सी बात है, मुस्लिम्स को वहां पे डर डर के सहम सहम के रह रहे, चाहिए ना। मेजोरिटी में देखो क्या हाल हुआ है, 109 तो जीते 482 में से, ठीक है। और वो क्या बता रहे हैं ओवरऑल, अच्छा बहरहाल कंटिन्यू किया रहता देन मेजोरिटी, ठीक है ना। मेजोरिटी के बनस्बत माइनॉरिटी में ज्यादा सपोर्ट मिली उनको। where there was a majority, Muslims did not feel threatened। किससे? हिंदू डोमिनेशन से। यानी कि जहां में मुसलमान मेजोरिटी में थे, हिंदू डोमिनेशन से वो नहीं डरते थे कि हिंदू हमारा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लीग ऑल्सो रियलाइज, लीग को ये भी एहसास हुआ कि उनके क्या उनके पास, उनका जो है ना एक इमेज प्रॉब्लम है। इमेज प्रॉब्लम मीन्स, अब मैं आपको बताता हूँ। लोगों के जहन में ये था कि भाई मुस्लिम लीग के जो लीडर्स है ना यार, वो एरिस्टोक्रेट्स हैं और प्रिंसेस हैं। प्रिंसेस शहजादे नहीं, प्रिंसेस उनको कहते हैं जो चौधरी वडेरे लैंडलॉर्ड्स, जिनको कहते हैं नवाब, आपके चौधरी वडेरे नवाब, ये इस तरह, ठीक है ना। अमीर, जो हमने मुगल एम्पायर में पढ़ा, अमीर ऑफ सिंध, नवाब, और इस तरह से और भी जो टाइटल्स होते हैं वो चौधरी होते हैं, वडेरे होते हैं, इस तरह से ना, ठीक है ना। तो ये प्रिंसेस की हेडिंग में आ जाता। तो ये इमेज प्रॉब्लम था। लोग कहते थे यार मुस्लिम लीग में तो खाली चौधरी साहब मिलेंगे, या खाली नवाब साहब मिलेंगे, या खाली अमीर साहब मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये तो वो लोग हैं जो अपनी वो वैसे ही ये लोग अमीर लोग हैं, हमारा क्या ख्याल करें, ये इमेज प्रॉब्लम थी। जबकि बहुत से मुस्लिम जो है ना उस वक्त वो बहुत पुअर थे और इलिटरेट थे। जबकि जो है ना बहुत से मुसलमान जो है ना वो गरीब भी थे और पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो इस वजह से मुस्लिम लीग हारी थी, ठीक है। अब जब हार गई, कांग्रेस रूल में आई। अब आप सीन देखो होता क्या है इनके साथ। अब जो बड़े मजे से जो मुस्लिम्स ने मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया ना, अब इनको खुमियाजा भुगतेंगे। अब ये अब क्या होगा, अब आप ये देखें। नुकसान इतना भयानक है कि नेहरू हैड बीन रिलक्टेंट, यानी कि अनविलिंग टू कॉन्टेस्ट द प्रोविंशियल इलेक्शन। शुरू में तो नहीं चाहता था, लेकिन कांग्रेस रिसीव सच ओवरवेलमिंग सपोर्ट दैट ही बिलीव इट वाज देयर ड्यूटी टू टेक ऑफिस। उन्होंने कहा भाई इतनी सपोर्ट है तो हमें तो हुकूमत में आना चाहिए। Once he had received assurances from Lord Linlithgow, जो वायसराय था, that the provincial governors would not use their special powers। अब यहाँ पे गेम स्टार्ट होता है, ठीक है। सर कौन सी स्पेशल पावर्स? अब आप याद करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, वो जो स्पेशल पावर थी प्रोविंशियल गवर्नर्स के पास, कि पीस मेंटेन करना है और माइनॉरिटीज को के राइट्स को सिक्योर करना है, ठीक है। ये स्पेशल पावर थी। वायसराय साहब ने बड़े स्मार्टली प्रोविंशियल गवर्नर से को कह दिया कि आप वुड दैट यू आर नॉट गोइंग टू यूज योर स्पेशल पावर्स, किसमें? टू इंटरफेयर इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है।
प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो जो कर रही है, आप इसमें कुछ मुदाखलत। कांग्रेस मेंबर्स took up their seats and formed cabinets in 8 provinces. 11 में से 8 तो हो गई किनकी, कांग्रेस की, ठीक है, बची कितनी, 3, ठीक है, 8 तो कांग्रेस के पास। अब 8 में 8 सूबों में कांग्रेस का हुक्मरानी चल रही है। आफ्टर द इलेक्शन के बाद आप देखो क्या जुल्म शुरू होता है। अब आप देखें कि रियल फेस खुलेगा कांग्रेस लोगों का, और आई ओपनर होगा मुस्लिम्स के लिए, सबक मिलेगा अभी कि उन्होंने वोट जो नहीं दिया ना मुस्लिम लीग को, जितवाए नहीं। आफ्टर द इलेक्शंस कांग्रेस ट्रीटेड मुस्लिम लीग with disdain. In areas where League was largest single party, Congress refused to cooperate. हम आपके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। तो हमारे जहन में स्टूडेंट ये कह सकते कि सर तो नहीं करे तो क्या हुआ, नहीं भाई, अकेले नहीं चल सकते आप, ये बात जहन में रखें आप, हर्डल्स क्रिएट कर देंगे। और दूसरी बात, वो तो 3 यानी कि जहाँ पे मुस्लिम लीग थे वो तो उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे, कांग्रेस ने कह दिया। मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में, प्रोविंसेस में कांग्रेस ने एग्री टू मुस्लिम्स फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। क्या, इन द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस कांग्रेस एग्री टू मुस्लिम्स forming the government as long as they were not members of the league. डुअल गेम देखा आपने, मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में तो उन्होंने कर दिया, लेकिन अब आप देखें आगे क्या है। In the Muslim majority provinces, Congress agreed to pro-Muslims forming the government as long as they were not members of the league. Yet, most damaging क्या बात थी मुसलमानों के लिए कि भाई कांग्रेस का जो बिलीव था ना, that it represented the whole of India, हम पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करें, and had a mandate to introduce measures. तो हमारे पास हम ही जो है ना लॉज इंट्रोड्यूस करें, मेजर्स यानी कि लॉज को इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं, हम लॉज को यानी कि इंट्रोड्यूस करेंगे। दैट प्रूव हाउ करेक्ट जिना हैड बीन, कि जिना साहब शुरू में कह रहे थे कि भाई मुस्लिम लीग को वोट कर दीजिए, आपस के इख्तिलाफ को ख़त्म कर दीजिए, नहीं मान रहे थे। अब ये करेक्ट, अब यहाँ पे जब इतना बड़ा ज़बरदस्त रिवर्स स्विंग पड़ी है ना, तो अब इनको पता चला। ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन he had warned, कौन जिन्ना साहब ने वार्न किया था, of the dangers of कांग्रेस रूल। आपको अभी पता नहीं है कि भेड़िए ने अभी बकरी की खाल पहनी है, वो अंदर से वैसा का वैसा ही है, वुल्फ ही है वो, ठीक है, और वो भेड़ की खाल यानी कि बकरी की खाल पहन के आपको बड़ी खामोशी से ले आया हो तमाम वुल्फ्स के दरमियान, ठीक है। अब आप देखिए ग्रुप कांग्रेस का रूल क्या होता है। कांग्रेस लीडर्स soon introduced a series of measures, क्या इकदाम, क्या laws which threatened Muslim culture and identity. Straight away मुस्लिम के कल्चर और आइडेंटिटी को खतरा लाहक हो गया। सर क्या चीज, वंदे मातरम। सर ये क्या चीज है, नेशनलिस्ट हिंदू सॉन्ग है, जिसमें हिंदूज वर एंकरेज्ड टू एक्सपेल मुस्लिम्स फ्रॉम हिंदुस्तान। कौमी तराना है भाई, नेशनलिस्ट हिंदू सॉन्ग, कौमी तराने में बात हो रही है। कौमी तराने में हिंदूज को एंकरेज कहता है कि भाई मुसलमानों को किक आउट कर दो हिंदुस्तान से। दिस वाज नॉट अ कांग्रेस पॉलिसी, कांग्रेस की पॉलिसी नहीं थी ये, ठीक है। बट द साइनिंग ऑफ द सॉन्ग, सॉरी सिंगिंग ऑफ द सॉन्ग was made compulsory. अब आप अंदाजा लगाओ, नेशनल एंथम पढ़ी जा रही, जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं नेशनल एंथम, ठीक है। पहले दौर में पाकिस्तान बनने से पहले ऑफिस के बाहर भी पहले नेशनल सॉन्ग पढ़ा जाता था, बैंक्स के बाहर, ऑफिस के बाहर, फिर जाके नेशनल सॉन्ग नेशनल एंथम पढ़ते थे, इसके बाद अंदर जाते। ये बना दिया इन्होंने कंपलसरी कि भाई हर कोई इसको गाएगा,
और गाने में, उसमें गाने में क्या है कि भाई हिंदूज को इंकरेज किया जा रहा है कि किस तरह से मुसलमानों को किक आउट करना है हिंदुस्तान से, ठीक है। अब ये मुसलमान भी पढ़ रहा है, वाह, ठीक है ना। बिफोर द स्टार्ट ऑफ ऑफिशियल बिजनेस, हर रोज एवरी डे प्रोविंशियल असेंबलीज में भी हो रहा था। अब सोचे क्या सीन हो रहा होगा। वैसे तो सिलेबस में बताया प्रोविंशियल असेंबलीज के बाहर, वैसे तो ये भी होता था कि ये प्रोविंशियल नेशनल एंथम जो ना ऑफिसर्स के बाहर भी पढ़ाया था, ठीक है ना। लेकिन हम क्या बताएंगे, प्रोविंशियल असेंबलीज के स्टार्ट होने से पहले पढ़े सब पढ़ेंगे। अब ये वरीड किया और अफेंड किया मुस्लिम्स को, यार ये क्या हो गया। खिलाफत मूवमेंट याद आ रही है, ब्रिटिशर्स ने बड़े प्यार से मासूमियत के साथ उन्होंने कहा हम कुछ नहीं करेंगे खलीफा के खिलाफ, खिलाफत को भी नुकसान नहीं पहुंचे, आप हमारा साथ दे दें। यहाँ पे भी मुस्लिम के साथ दूसरी मरतबा ये सीन हुआ। जब इतने आप लीनियन बनोगे तो फिर यही हाल होगा फिर। अब आप देखिए वर्धा स्कीम में क्या हुआ है। वर्धा स्कीम में वर्धा स्कीम में दिस वाज एन एजुकेशन स्कीम थी जो कि गांधी के व्यूज पे थी, बेस करती थी। और इसमें इंट्रोड्यूस किया क्या, कांग्रेस एजुकेशन मिनिस्ट्रीज। ये कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ सर, कांग्रेस एजुकेशन मिनिस्ट्रीज के अंदर, तमाम कांग्रेस एजुकेशन मिनिस्ट्रीज में ये इंट्रोड्यूस हुआ। टीचिंग वाज, भाई पढ़ाई जो है हिंदी में होगी, स्ट्रेट अवे इंप्लीमेंट कर दिया ने। स्पिनिंग ऑफ कॉटन, ठीक है, स्पिनिंग कॉटन बाय हैंड वाज इंट्रोड्यूस। स्कूल करिकुलम में स्पिनिंग कॉटन जो है ना हाथ से होगा। ये चीज जो है स्कूल करिकुलम में इंट्रोड्यूस कर दिया। नो रिलीजियस एजुकेशन, देयर वाज टू बी नो रिलीजियस एजुकेशन, यानी कि इस्लामियत पढ़ेंगे ही नहीं, इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं इस्लामियत नहीं पढ़ी जाएगी। तमाम स्टूडेंट्स वो बो डाउन होंगे, झुकेंगे किसके सामने, गांधी जी के तस्वीर के सामने जो कि लटकी हुई होगी, यानी कि हर स्कूल के सामने, हर स्कूल में बच्चे जो है गांधी जी के तस्वीर के सामने झुकेंगे, बो डाउन होंगे। मुसलमानों ने ये देखा कि यार ये तो मेजर्स है ना, ये तो अटेम्प्ट है सबवर्ट करने के लिए, किससे, इस्लाम से दूरी पैदा करने के लिए। किसमें, मुसलमान बच्चों के अंदर, ठीक है। जब इस्लामियत नहीं पढ़ाएंगे, गांधी जी के सामने रोजाना झुकेंगे, कि मतलब वो कह रहे हैं कि भाई पहले ईमान वाले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ईमान मजबूत था, तो उन्होंने कहा भाई अल्लाह के सामने झुके, किसी इंसान के सामने क्यों झुके, वो भी, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा ये तो हमारे बच्चों की ईमान खराब करने वाले, एंड कन्वर्ट देम टू हिंदुइज्म, हिंदुइज्म में कन्वर्ट करने के लिए वो कर रहे थे, ठीक है। ये सारा सीन हो रहा था। ये तो था वर्धा स्कीम, ठीक है, जिसमें एजुकेशन आपका टीचिंग जो है हिंदी में हुई, स्पिनिंग कॉटन इंट्रोड्यूस हुआ, और यानी कि रिलीजियस एजुकेशन नहीं होगी, गांधी जी की तस्वीर के सामने झुकना होगा, ठीक है ना। ये चार पांच बातें इसमें वर्धा स्कीम में बताई। सर कांग्रेस चारिणी है क्या चीज, कांग्रेस चारिणी ये है, whilst it was never an official कांग्रेस पॉलिसी, ठीक है, कांग्रेस पॉलिसी नहीं थी, ऑफिशियल कांग्रेस पॉलिसी नहीं थी। मुस्लिम feared that a major aim of their Hindu rivals was to erase Muslim culture। हालांकि कांग्रेस पॉलिसी का ऑफिशियल वो नहीं, ऑफिशियली कांग्रेस पॉलिसी नहीं थी, लेकिन मुसलमानों ने देखा कि यार ये तो, उनको खौफ हुआ कि इनका असल मकसद जो है ना, हिंदू राइवल जो वो चाहते हैं कि मुसलमानों का कल्चर ही खत्म कर दें, ठीक है। ये बात सच है कि कुछ जगहों पे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने तो भाई बहुत ही बुरा हाल कर दिया, ठीक है, बहुत बुरी तरह से पेश आओ, बहुत बुरी तरह। मुस्लिम्स वो क्या हुआ कि गाय का गोश्त नहीं खा सकते और सख्त सजाएं देते थे।
अगर उन्होंने गाय ज़िबा की सख्त सजा देते थे, गाय का गोश्त खाने पे भी मना पाबंदी। अजान देना मना था, हमले होते थे मस्जिदों पे, और नॉइज प्रोसेशंस होते थे, अरेंज करते थे मस्जिदों के बाहर बराबर में नमाज के दौरान। और पिग्स को जो है वो मस्जिदों के अंदर दौड़ा देते थे, पहले अंदर भेज देते थे। हिंदूज ये करते थे। मुस्लिम जो है उन्होंने देखा कि यार इफ दे लॉन्च कंप्लेंट्स, अगर मुस्लिम जब कोई कंप्लेंट लॉन्च करते थे अथॉरिटीज को, डिसीजन जो है ना उन्हीं के खिलाफ आता था। यानी कि मिसाल के तौर पे जरगाम ने कहा भाई मेरे साथ तो ये जुल्म हो रहा है जरगाम के ऊपर ही सजा लगा दी, ठीक है ना। मतलब अजीब था, जहालत देखो आप। और इतना कोई बदमाशी चल रही थी कि Muslims felt that if they lodged complaints with the authorities, decisions were always made against them। यार एक तो जुल्म हो रहा, जुल्म की वो कंप्लेंट कर, बल्कि उसी के ऊपर मजलूम के ऊपर ही कंप्लेंट डाल दी गई। कभी कभी तो क्या होता था, एंटी मुस्लिम राइट्स होते थे जिसमें मुसलमानों पे हमला होता था और उनके घरों पे भी हमला होता था और उनके घर और प्रॉपर्टी को भी जला दिया जाता था। ये हिंदू एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से होता था। कुछ जगहों पे तो ऐसा हो रहा था भाई। वाइस रॉय लेनिन को जो था ना, उसने खुद कहा, himself talked of many instances of continued oppression in small ways. Whilst these incidents were not necessarily widespread, together with the Bande Mataram and Varda scheme policies, they explain why many Muslims see the period 1937-39 as the Congress tyranny. समझ में आया बात? मतलब ये कि इन सारे हालात को देखते हुए मुस्लिम जो है ना इस दौर को कांग्रेस टायरनी का ही कहते हैं। यह जुल्म बर्बर यानी कि जबर का दौर था। 37 से 39 तकरीबन 2.25 साल तक का ये जुल्म होता रहा। अब जब ये जुल्म होता रहा, सोचो 2 महीने नहीं, 2.25 महीने, 2.25 साल तक ये जुल्म होता। और जुल्म की इंतहा ये थी कि आप ये अंदाजा लगाओगे, मुसलमान जब कंप्लेंट कर रहा तो उसी के खिलाफ ही कंप्लेंट लॉन्च हो रही है। घर जला दिए, फैमिलीज मार दी, खत्म कर दिया, लोग छुपते फिर रहे हैं, वो कंप्लेंट कर उसी के खिलाफ कर दिया। सोचो 2.25 साल तक ये मामला चल रहा है। 2.25 साल के बाद मैं इसको कहता हूँ कि अल्लाह की मदद इस तरह से आई कि हालांकि जंग अजीम हुई है, वर्ल्ड वॉर हुई है, अब वो इनडायरेक्टली मुसलमानों की मदद कैसे हुई, अब आप ये देखो। वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट होती है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट होती है, वेट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट होती है, ब्रिटेन के खिलाफ जो ना सबने बदले लेने थे। ब्रिटेन वेंट टू वॉर विद जर्मनी, ठीक है, 39 में। अच्छा, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी और ब्रिटेन ब्रिटेन के आपको पता है कि भाई उनके अपने फौजी तो इतने होते नहीं थे, वो किराए के फौजी रखते। क्या मतलब था किराए के फौजी? कि जहां वो जाते थे वहीं के लोगों को हायर करते थे फौज के, अपनी फौज में। तो ब्रिटिश इंडिया था तो इंडियन कोई जो ना ब्रिटिश आर्मी में रखा होता है इंडियंस को। अब आप ये भी ध्यान में रखें, वो जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी जो थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उसमें जो इंडियंस है वो मुस्लिम से ज्यादा था। क्योंकि ये बात जहन में रखें कि हिंदूज का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हमने पढ़ा कि हिंदूज ने जैसे ऑब्जेक्शन करते थे कि भाई हम समंदर क्रॉस नहीं करें, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट है कि समंदर क्रॉस करने से उनकी कास्ट गिर जाती, 4 कास्ट है तो उनकी कास्ट गिर जाती, तो इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करते थे। अब ब्रिटेन को हुआ डर कि यार हिंदू तो आएंगे नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट है, दुश्मन मुझसे बदला लेंगे, अब मुझे चाहिए फौज। फौज कहाँ से लूँ? फौज तो मुझे इंडिया से ज्यादा मिलेगी। इंडियन कौन आएंगे? हिंदूज तो जो है ना क्या कहते हैं, वो तो सेल ही नहीं करते, समंदर को क्रॉस नहीं करेंगे, तो फिर कहाँ से मिलेगी मुझे? हमारे इनकी जो मदद की थी वर्ल्ड वॉर 1 में, इन्होंने धोखे से जो लिया था वो मुस्लिम इंडियंस को लिया था, हिंदू थोड़ी गए थे वो, ठीक है ना। अब उन्होंने धोखा दिया वहां पे,
ब्रिटेन को ख्याल है कि यार हमने वैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 में मुस्लिम्स को धोखा दिया, फिर दूसरा हमने खिलाफत को भी तोड़ दिया और खलीफा को भी खत्म कर दिया, तो यानी कि ऑटोमन एम्पायर खत्म कर दिया। तो सोचो उन्होंने फिर क्या कहा कि यार हमने जो है ये सब कुछ कर दिया, और ऊपर से सोने पे सुहागा जिसको कहना चाहिए ना। अब ऑल क्या हुआ कि जब कांग्रेस रूल आया तो कांग्रेस टायरेनी में हमने जानबूझ के, सबको पता है कि भाई गवर्नर जनरल वाइस रॉय ने क्या किया कि प्रोविंशियल गवर्नर से स्पेशल पावर्स लेनी कि पीस मेंटेन करना और माइनॉरिटीज को राइट्स को सेफगार्ड करना उसकी जिम्मेदारी थी, ये पावर हमने छीन ली। और जब ये उनको पता था कि भाई जो ये जुल्म हो रहा है कांग्रेस जो कर रही है उसकी बैक के सब यानी कि जिम्मेदार कौन है, वो गवर्नमेंट है, वाइस रॉय कौन है, वो रूलर तो सारे ब्रिटिशर्स थे। तो इमेज किसका खराब हुआ, ब्रिटेन का खराब हुआ। तो ब्रिटेन को यह डर था कि यार सबको पता है पूरे इंडियंस को मुस्लिम्स को कि यार इसके पीछे ब्रिटेन का हाथ है, वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्यों नहीं रोक रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने फिर क्या किया कि भाई अगर हमने मुस्लिम्स के हमने सपोर्ट लेना है, अगर कॉन्फिडेंस गेन करना है और उनको आर्मी में लाना है, तो हमें फिर जना कांग्रेस के लोगों को हटाना पड़ेगा, और कांग्रेस के लोग ऐसे हटेंगे नहीं। तो हमने फिर ऐसा गेम खेलना है कि जो है क्या कहते हैं, ऐसी अनाउंसमेंट करनी है कि जिससे कांग्रेस के लोग खुद ही रिजाइन दे दें, क्योंकि हिंदूज जो है ज्यादातर वो दिमाग से तो सोचते नहीं, पता नहीं कहाँ से सोचते, बड़े एग्रेसिव जज्बाती किस्म के लोग। तो ये क्या करते हैं, उन्होंने फिर क्या अनाउंस दैट जो है क्या कहते हैं, इंडिया वॉज एट वॉर। इन्होंने ये अनाउंस कर दिया, ब्रिटेन ने ये अनाउंस कर दिया दैट इंडिया वॉज एट वॉर विद जर्मनी टू। अब कांग्रेस के लोग परेशान, इनको अपनी ईगो पे आ गई कि यार व्हाट द हेल इज दिस, क्या हम हुकूमत में है, हमसे कंसल्ट किया नहीं और अनाउंसमेंट भी कर दी, इतनी बड़ी अनाउंसमेंट, मतलब हम वॉर में हैं और हमें पता ही नहीं कि हम वॉर में। कांग्रेस ऑब्जेक्टेड to the fact that it had not been consulted. All Congress provincial governments resigned. हम रिजाइन देते हैं, ब्रिटिशर ने जानबूझ के किया था ताकि वो रिजाइन दे, वो रिजाइन देंगे तो रिलीफ मिलेगा, किसको मिलेगा, मुस्लिम इंडियंस को मिलेगा, इंडियन मुस्लिम्स को मिलेगा। इससे मुसलमानों को कहा भाई, हाँ भाई ब्रिटेन थोड़ा ख्याल कर रही है, ठीक है ना। ये एक ब्रिटेन ने गेम खेला, अनाउंस कर गए थे कि इंडिया इज एट वॉर जर्मनी टू, ठीक है ना। तो कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई आपने हमसे कंसल्ट नहीं किया, हम रिजाइन दे रहे पूरे इंडिया से, सबने रिजाइन दिया। मुस्लिम्स को अब ये बात बड़ी ही अहम तरीन है, दैट वाज अ रिलीफ। इसको मैं कहता हूँ अल्लाह की तरफ से मदद आई इनडायरेक्टली एक तरह से। मुस्लिम्स वर सो प्लीज टू सी द एंड ऑफ हिंदू गवर्नमेंट। 2.25 साल तक जो जुल्म हो रहा था, तकरीबन 2.25 साल, वो अब एंड हो गया, खत्म हो गया। that they gave a great support to Jinnah's call। अब जिन्ना साहब ने कॉल करी, वैसे तो गांधी जी हर थोड़े बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की कॉल करते थे, जिन्ना साहब ने पहली मर्तबा कॉल की, क्या, सेलिब्रेट करो भाई, क्या, एंड ऑफ कांग्रेस रूल, जिसका नाम है डे ऑफ डिलीवरेंस, ठीक है, डे ऑफ डिलीवरेंस, जिसका दूसरा नाम है एंड ऑफ कांग्रेस रूल। इस खुशी में जिन्ना साहब ने इस कॉल को सेलिब्रेट किया, इस कॉल को किया सेलिब्रेट, और इसका नाम रखा डे ऑफ डिलीवरेंस, यानी कि निजात का दिन, निजात का दिन, डे ऑफ डिलीवरेंस, कांग्रेस के जुल्म तशद्दुद का, जुल्म और बर्बरियत का, जबर से निजात का दिन। इस तरह से अल्लाह की मदद आई। इसका यानी कि ये कहना चाहिए कि फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर एक तरह से जो है ना, एक तरह से अल्लाह की मदद ही थी कि भाई उनका वो जुल्म खत्म हो गया। लेकिन ये कांग्रेस स्टारी वाज एन आई ओपनर फॉर द मुस्लिम्स दैट व्हाई दे शुड यानी कि दे शुड सपोर्ट मुस्लिम लीग इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग द कांग्रेस इन द इलेक्शन। अब उनकी आंख खुल गई, वो कहते हैं ना सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, पूरा का पूरा सारे मुस्लिम्स का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, पूरे इंडियन मुस्लिम्स का, कांग्रेस टारेनी को देखने के बाद। हो गया बेटा, यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। हमारा हमने किया आपका जो है क्या कहते हैं 1937 का इलेक्शन, ठीक है, 1937 का इलेक्शन हमने किया, और उसके बाद उसके रीजंस को हमने देखे कि कांग्रेस मुस्लिम लीग क्यों हारी,
फिर कांग्रेस का रूल पढ़ा, कांग्रेस रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटा डे ऑफ डिफरेंस हमने पढ़ा। बेटा यहाँ से हमारा एक तरह से, बल्कि थोड़ा सा यूँ देख लो, चलो इसको भी वाइंड अप कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग जो है ना, अब मुस्लिम लीग अंडर कांग्रेस रूल, इसको थोड़ा सा वाइंड अप कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक कि इलेक्शन 1937 में जिना हैड सजेस्ट दैट कोलिशंस जो है ऑफ कांग्रेस लीग मिनिस्ट्री शुड बी फॉर्म्ड सेवरल प्रोविंसेस में, ठीक है ना। उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई कोलिशंस होने चाहिए, बट नो एग्रीमेंट हैड बीन रीच्ड। जिना now devoted his time to warning Muslims that they must organize themselves if they were to resist desire of Congress to establish हिंदुस्तान, ठीक है। लखनऊ में मीटिंग हुई मुस्लिम लीग की, जिन्ना साहब ने परसुएट किया पार्टी को कि दोबारा से बिल्डअप करना है सपोर्ट को, तो बिल्डअप सपोर्ट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, जड़ से हमने जो है दोबारा से बिल्डअप करना है, ग्राउंड लेवल ग्रास रूट से हमें बिल्डअप करना है, ये पार्टी को बोला है। और उन्होंने पॉइंट आउट किया कि रीसेंट इलेक्शंस में जो दैट इन द रीसेंट इलेक्शंस विक्ट्री हैड कम वेयर लोकल ब्रांचेस ऑफ लीग बीन एस्टेब्लिश्ड। हमें विक्ट्री वहां से मिली जहाँ पे लोकल ब्रांचेस ऑफ लीग हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बिफोर 1937। तो जिन्ना साहब ने ड्राइव टू ट्रांसफॉर्म द फॉर्च्यून्स ऑफ द पार्टी सून बोर फ्रूट। चीफ मिनिस्टर असम और बंगाल और पंजाब के, उन्होंने फॉर्मली ज्वाइन कर लिया पार्टी को। जब जुल्म देखा, जाहिर सी बात है वो तो बिल्कुल करना था। बाय मिड 1938 मेंबरशिप नंबर्स हैड ग्रोन ड्रामेटिकली। 37 से कांग्रेस रूल शुरू हो गया था, जुल्म शुरू हो गया। जब जुल्म देखा तो उन्होंने कहा भाई असम बंगाल पंजाब ने फौरन मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। जाहिर सी बात है करना था, पहले कर लेते। जब वो कहते हैं ना कि जब सर पे डंडा पड़ता तो फिर से होश ठिकाने आते, यही हुआ इन लोगों के साथ। कांग्रेस ने रिकॉग्नाइज किया कि इंपॉर्टेंस ऑफ लीग व्हेन टॉक्स बिटवीन नेहरू एंड जिन्ना वर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। नेहरू और जिन्ना के दरमियान जब यानी कि बातचीत यानी टॉक्स हुई तो फिर उन्होंने रियलाइज किया लीग की इंपॉर्टेंस। Though it refused to accept Jinnah's demand that the growing Muslim League been seen as the sole representative of the Muslim community, हालांकि उन्होंने रिजेक्ट किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि भाई कि इन्फ्लुएंस जगह उन्होंने मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंट, यानी कि वो देखा कि जो मुस्लिम लीग की जो सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, कि भाई ये तो वाहिद ये मुस्लिम कम्युनिटी के कोई खाली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने इंपॉर्टेंस देखी, उनकी पावर देखी मुस्लिम लीग की भाई। कॉन्सिक्वेंटली 1939 में हिंदू मुस्लिम रिलेशंस बहुत ही लो एब पे आ चुके। ब्रिटिश however was soon to have more immediate priorities than concern for how India was governed, ठीक है। 39 में ब्रिटेन में went war with Germany। ये बेसिकली क्या था कि मुस्लिम लीग अंडर कांग्रेस रूल में मुस्लिम लीग को ये एक्सपीरियंस हुआ था कि शुरू में तो क्लैशेस से, बाद में फिर जब उनका कांग्रेस रूल आया तो जब होश ठिकाने हैं, कांग्रेस टारे नहीं देखा, तो फौरन असम बंगाल पंजाब ने भी कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और जब नेहरू और जिन्ना साहब के बाद मीटिंग हुई तो उस दौरान भाई कांग्रेस ने रियलाइज किया कि भाई मुस्लिम लीग जो है ना पावरफुल है मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने में, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हो जाता है, जिसमें हमने 1937 इलेक्शन, कांग्रेस रूल और मुस्लिम लीग का जो कांग्रेस रूल के अंदर मुस्लिम लीग ने क्या क्या चीज़ एक्सपीरियंस की है, कांग्रेस रूल में मुस्लिम लीग ने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, ये हमने, और डायरेक्ट डे ऑफ डिलीवरेंस भी हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट किया। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 8 जो है बेटा हमारा वाइंड अप होता है, एंड होता है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।
ओके बेटा, अप टिल देन अल्लाह हाफिज।